हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल टेकवर्ड पर। और आज जो है उत्तराखंड पवार राजवंश के महत्वपूर्ण उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम है उत्तराखंड में, जैसे कि लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, एफआरओ, ग्रुप सी और तमाम जो एग्जाम होते हैं ग्रुप बी से लेकर ग्रुप सी तक, उनमें ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके मद्देनजर ये सीरीज तैयार की गई है और इसमें हम पवार राजवंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास के बारे में देखेंगे। तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। चलिए आइए देखते हैं। पहला, पवार वंश की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्निवंशी राजपूत। दूसरा, पवार वंश का मूल केंद्र कहाँ था? तो ये था मालवा धार, जो कि मध्य प्रदेश में है। गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना किसने की? ये कई बार पूछा जा चुका है, तो उत्तर हो जाएगा कनक पाल। तो पवार राजवंश की जो स्थापना की उत्तराखंड में गढ़वाल में, वो की कनक पाल ने। चौथा प्रश्न, कनक पाल को गढ़वाल लाने का वाला राजा कौन था? तो ये थे भानु प्रताप। राजा माने तो चांदपुर गढ़ी का राजा। तो चांदपुर गढ़ी का जो राजा था, ऐसा माना जाता है भानु प्रताप, उन्होंने क्या है कि कनकपाल को गढ़वाल बुलाया था। ठीक है, तो इसका श्रेय जो है भानु प्रताप को जाता है। पांचवा, गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो ये भी 19वीं शताब्दी में। गढ़वाल में जो पवार राजवंश की स्थापना जो हुई, वो माफ कीजिए, वो 9वीं शताब्दी में हुई। 9वीं शताब्दी में। छठवां, कनकपाल किस वंश से संबंधित थे? तो कनकपाल जो थे पवार वंश से संबंधित थे। सातवां, गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश के पहले प्रभावशाली राजा कौन थे? तो ये थे भोजपाल। गढ़वाल में पवार वंश के सब पहले प्रतिभाशाली राजा कौन थे? तो ये थे भोजपाल। तो भोजपाल जो थे, वो गढ़वाल में पवार वंश के सबसे प्रभावशाली राजा माने जाते हैं। आठवां, कनकपाल ने गढ़वाल क्षेत्र में कितनी रियासतों को एकजुट किया? तो ये हैं कम से कम 52 छोटे जो गढ़ थे, उनको इन्होंने एकजुट किया था। किन्होंने एकजुट किया था? कनकपाल ने। और अगर गढ़ पूछा गया कितने गढ़ों को एकत्रित किया, एकजुट किया, तो ये 52 गढ़ था। नवा, पवार वंश के किस शासक ने गढ़वाल नाम की नींव रखी? तो ये थे आपके अजय पाल। तो अजय पाल ने जो गढ़वाल नाम की नींव रखी थी, और काफी प्रतापी ये राजा थे अजय पाल। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। अजय पाल किसका पुत्र था? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अजय पाल जो है सहदेव पाल का पुत्र था। सहदेव पाल। तो ये नाम को आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। अब प्रश्न 11 से 20 वो शासन विस्तार और प्रशासन से संबंधित है पवार राजवंश का। तो ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न उत्तरी है, ये पवार राजवंश पर ही फोकस है, क्योंकि इसमें से अगर आप अच्छे तरीके से उसको तैयार कर देते हैं, तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न पर, अजय पाल ने राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये की थी देवलगढ़, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है अभी। तो अजय पाल की जो राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी देवलगढ़ में। 12वां प्रश्न, अजय पाल ने गढ़वाल के कितने गढ़ों को एकत्र, ये पूछा, पहले कवर कर चुके हैं, तो ये 52 गढ़ है। 13वां, देवलगढ़ के बाद गढ़वाल की राजधानी कहाँ बनी? तो ये बनी श्रीनगर गढ़वाल में। तो देवलगढ़ जो है वो श्रीनगर से 15-20 किलोमीटर अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, श्रीनगर से ऊपर, तो उस तरफ ये देवलगढ़ है, और नीचे जो है वो श्रीनगर गढ़वाल है। 14 प्रश्न, पवार शासकों ने किस मंदिर को सबसे अधिक संरक्षण दिया? तो ये दिया केदारनाथ के मंदिर को इन्होंने सबसे अधिक संरक्षण दिया। 15वां प्रश्न, किस पवार राजा ने बद्रीनाथ मंदिर को पुनः स्थापना कराई थी? तो ये थे प्रताप शाह। तो प्रताप शाह ने जो है बद्रीनाथ मंदिर की पुनः स्थापना कराई थी। 16वां प्रश्न, कौन से पवार राजा को गणपति की उपाधि दी गई? गणपति, तो ये दी गई अजय पाल को। 17वें प्रश्न, गढ़वाल
यानी कि श्रीनगर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये भी अजय पाल ने की थी। तो अगर गढ़वाल की हम बात करें तो अजय पाल जी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा रहे हैं, प्रतापी रहे हैं। 18वां, परमार वंश शासकों ने किस भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? तो ये बनाया था संस्कृत को। संस्कृत को इन्होंने अपने राजकाज की भाषा बनाई थी, यानी कि राजकीय भाषा। 19वां प्रश्न, किस परमार शासक के शासनकाल में मुगलों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया? मुगलों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो महिपति शाह। तो महिपति शाह का जब शासनकाल था परमार शासनकाल में, तो उस समय मुगलों का आक्रमण क्या हुआ? गढ़वाल पर हुआ था, जिसका इन्होंने डट करके सामना किया, महिपति शाह। 20वां, महिपति शाह के समय औरंगजेब की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो महिपति शाह था उसके समय जो मुगल बादशाह था वो औरंगजेब था, और उसकी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था फाजिल खान। फाजिल खान। प्रश्न 21 से 30, युद्ध, संघर्ष और नीतियां। इस पर देखते हैं। 21वां प्रश्न, परमार शासकों ने किस क्षेत्र के साथ लगातार संघर्ष किया? तो यह है कुमाऊं। कुमाऊं क्षेत्र के साथ परमार शासकों ने निरंतर क्या संघर्ष किया। 22वां प्रश्न, फाजिल खान। अब फाजिल खान जो था वो औरंगजेब का सेनापति था। किसने पराजित किया था फाजिल खान को? तो ये क्या था? रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती का आपने नाम सुना होगा, काफी वीरांगना ये रानी थी, रानी कर्णावती। उनसे जुड़ा एक काफी बड़ा प्रसंग भी है। 23वां, रानी कर्णावती को किस उपनाम से जाना जाता है? तो नक्कट्टी रानी के नाम से भी इन्हें, नागकटी रानी के नाम से भी रानी कर्णावती को जाना जाता है, ये इनका उपनाम पड़ा। 24वां, औरंगजेब ने गढ़वाल पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या? 2 बार। औरंगजेब ने गढ़वाल पर 2 बार आक्रमण किया और दोनों ही बार वो विफल हुआ। 25वां, किस परमार शासक ने गुरु राम राय को देहरादून क्षेत्र में बसने की अनुमति दी? किस परमार शासक ने गुरु राम राय को देहरादून क्षेत्र में बसने की अनुमति दी? तो ये दी प्रद्युम्न शाह ने। प्रद्युम्न शाह। 26वां, परमार वंश के किस शासक के समय गोरखाक्रमण हुआ? तो ये भी प्रद्युम्न शाह के समय गोरखाक्रमण हुआ था। 27वां प्रश्न, गोरखा सेना के हाथों प्रद्युम्न शाह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ये भी 1804 में खुड़बुड़ा, कुरपिया लिखा हुआ है लेकिन खुड़बुड़ा है और ये अल्मोड़ा के पास नहीं है। दरअसल खुड़बुड़ा जो है वो देहरादून में है। तो ये प्रश्न जो है इसको आप रीचेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 27वां, क्योंकि मुझे इस पर डाउट है, ये मिसप्रिंट हो चुका है। 28वां यह है, किस वर्ष में गोरखाओं ने श्रीनगर पर कब्जा किया? गोरखाओं ने श्रीनगर पर कब्जा किया आपका 1803 में। 29वां प्रश्न, गोरखा शासन के बाद गढ़वाल का कौन सा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया? गोरखा शासन के बाद गढ़वाल का कौन सा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया? यह था पूर्वी गढ़वाल। 30वां प्रश्न, पश्चिम गढ़वाल को कौन सा राज्य कहा गया? पश्चिम गढ़वाल को कहा गया टिहरी रियासत। तो देखा ये पूरा अगर हम इसको देखें तो अभी के अगर मैप के अनुसार देखें तो इधर आपका कुमाऊं पड़ता है और इधर आपका गढ़वाल पड़ता है। तो ये पूर्वी हिस्सा हो गया और पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो गोरखा शासन के बाद क्या हुआ कि जो पूर्वी हिस्सा था ये ब्रिटिश के पास चले गया, ठीक है, और जो ये पश्चिमी हिस्सा था ये टिहरी रियासत में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 2 हिस्से हो गए, एक ब्रिटिशर्स कमिश्नर के अधीन ये यहाँ पर शासन प्रशासन किया जाने लगा, और जबकि पश्चिमी हिस्सा था ये टिहरी रियासत की एक रियासत बन के रह गई, और टिहरी का जो राजा था और जो उनकी प्रजा थी वो यहाँ पर राजकाज करने लगे। अब जो 31 से 40 प्रश्न है वो कला, संस्कृति और धार्मिक कार्य हैं, लेकिन ये भी पंवार राजवंश से ही संबंधित हैं। तो 31वां प्रश्न, पंवार राज शासकों ने किस शिल्प कला को बढ़ावा दिया? तो दिया लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी की जो है शिल्प कला उसको पंवार शासकों ने ही बढ़ावा दिया। 32वां, गढ़वाली चित्रकला किस काल में विकसित हुई? तो ये भी पंवार शासन काल में। 33वां प्रश्न, श्रीनगर में स्थापित प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय कौन सा था? तो श्रीनगर में जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय था वो था आपका श्री विद्या मठ।
श्री विद्या मठ। 34वां प्रश्न, केदारनाथ में पवारों द्वारा बनाए गए विश्राम गृह को क्या कहा जाता था? तो एक कहा जाता था धर्मशाला। धर्मशाला। तो केदारनाथ में जो है पवारों द्वारा बनाए गए विश्राम गृह को धर्मशाला कहा जाता था। ठीक है। 35वां, किस राजा ने हेमकुंड साहिब की खोज करवाई थी? नहीं करवाई, यह बाद में खोजा गया। ठीक है। तो यह है प्रश्न। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। 36वां, गढ़वाल की सोने की घाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? गढ़वाल की सोने की घाटी, तो टिहरी के क्षेत्र को कहा जाता है। 37वां प्रश्न, पवार काल में प्रमुख त्योहार कौन कौन से मनाए जाते थे? तो पवार काल में जो है बग्वाल हो गया, हरेला हो गया, घी संक्रांति, ये तीनों त्योहार मनाए जाते हैं। बग्वाल, हरेला, घी संक्रांति, जो आज भी मनाए जाते हैं। 38वां, राज दरबार की भाषा क्या थी? जो पवार राजवंश था उसकी राज दरबार की भाषा क्या थी? तो संस्कृत और ब्रज भाषा। संस्कृत और ब्रज भाषा थी। ठीक है। 39वें प्रश्न पर चलते हैं। किस पवार राजा ने श्रीनगर में राजा महल का निर्माण कराया? श्रीनगर में राजा महल का तो ये कराया प्रताप शाह ने। 40वां प्रश्न, किस धार्मिक संत ने पवार राजाओं से सहयोग प्राप्त किया था? किस धार्मिक संत ने पवार राजाओं से सहयोग प्राप्त किया था? तो ये था गुरु राम राय। तो अब 41 से 50 प्रश्न जो हैं उत्तरार्ध इतिहास और ब्रिटिश संपर्क से संबंधित है। 41वां प्रश्न, टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक ये भी कई बार पूछा गया है, पता होना चाहिए। मानवेंद्र जो शाह थे वो टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे। उसके बाद भारत आजाद हो गया था और टिहरी रियासत का जो है भारतीय संघ में विलय हो चुका था। 42वां है, टिहरी रियासत भारत में कब विलीन हुई? 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी रियासत भारतीय संघ में इसका विलय हो गया था और भारतीय संघ का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। 43वां देखते हैं, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद पवार वंश का पुनर्गठन किसने किया? तो ये किया था आपका सुदर्शन शाह, क्योंकि जब प्रद्युम्न शाह की मृत्यु जो हुई 1804 में कुड़बुड़ा के युद्ध में हुई, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा से लड़ते हुए, तो उसके बाद जो पवार राजवंश था वो छिन्न भिन्न हो गया था। तो फिर सुदर्शन शाह जो राजा हुए बाद में आने वाले समय में, उन्होंने फिर से पवार वंश को पुनर्गठित किया, मजबूत किया, संगठित किया और अपना शासन इन्होंने चलाया। चलिए चलते हैं 44वें प्रश्न पर। सुदर्शन शाह की राजधानी पहले कहाँ थी? तो ये थी टिहरी में। ये टिहरी में इनकी राजधानी थी सुदर्शन शाह की। तो पहले राजधानी देवलगढ़, फिर देवलगढ़ से श्रीनगर और फिर श्रीनगर के बाद टिहरी राजधानी थी। तो जो पहली राजधानी थी वो टिहरी में थी सुदर्शन शाह की। तो टिहरी की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो 1815 में टिहरी की स्थापना भी, काफी पुराना ये नगर है टिहरी नगर। 46वां प्रश्न, सुदर्शन शाह को टिहरी का राजा किसने घोषित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुदर्शन शाह को टिहरी का राजा घोषित किया। 47वां प्रश्न, टिहरी रियासत की भाषा क्या थी? तो गढ़वाली और संस्कृत। गढ़वाली और संस्कृत जो थी वो टिहरी रियासत की भाषा थी। 48वें प्रश्न पर चलते हैं। पवार राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से थे जिनको पवार राजाओं द्वारा संरक्षण मिला था? तो थे केदारनाथ, बद्रीनाथ और चंडी देवी। 49वां प्रश्न, किस पवार राजा को अंग्रेज ने अपना मित्र घोषित किया? तो सुदर्शन शाह को अंग्रेजों ने अपना मित्र घोषित किया था। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, उत्तराखंड में पवार वंश की विरासत किस रूप में आज भी जीवित है? तो यह सांस्कृतिक परंपरा, मंदिर निर्माण और सामाजिक ढांचा। अगर ये 3 क्षेत्र हम देखें कि उनकी विरासत कौन सी है पवार वंश की जो हम आज भी हमें देखने को मिलती है, तो जैसे आप सांस्कृतिक परंपरा देख लें आज की, मंदिर निर्माण देख लें, सामाजिक जो ढांचा देख लें, इनमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो पवार राजवंश है उनका इसमें प्रतिबिंब नजर आता है। तो ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के पवार राजवंश से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे प्रकार से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आपसे फिर नए वीडियोस के साथ मुलाकात होगी, नए
जानकारी के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।